जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है और आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक जो हम देख चुके हैं वो हम देख चुके हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन को। यहाँ यूरोपीय क्षेत्र से कंपनियां आई और यहाँ भारतीय क्षेत्रों में उन्होंने अपने अपने व्यापार स्थापित कर लिए हैं, जिनमें से कि पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इस प्रकार की ये कंपनी आई थी और इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने व्यापारिक जो कोठियां थी, व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रियां इन्हें हम कह रहे थे, वो इन्होंने स्थापित कर ली थी। और इसके साथ ही हमने देखा था कि अब भारतीय क्षेत्रों में धीरे धीरे ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों में कुछ कुछ स्थानों पर इनके बीच में झड़पें होनी भी प्रारंभ हो गई थी। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था, यहाँ बंगाल के क्षेत्र में चंद्रनगर और कासिम बाजार में फ्रांसीसियों और डचों के बीच में कुछ झड़पें हुई थी, जिसकी परिणति में यहाँ पांडिचेरी का जो क्षेत्र था वो डचों ने सन 1693 में अपने कब्जे में ले लिया था और फिर रिजविक की संधि के द्वारा 1698 में इन्हें ये फ्रांसीसियों को ये क्षेत्र वापस मिला था। तो धीरे धीरे आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये कंपनियां भारतीय क्षेत्रों में इतनी धीरे धीरे खुद को समृद्ध ये बना रही हैं कि धीरे धीरे ये भारतीय क्षेत्रों में युद्ध के स्तर तक पहुंचने को तैयार हो गई हैं। इस प्रकार से इसी क्रम में हम आज की क्लास में जो देखेंगे वो हम देखेंगे जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में यहाँ भारतीय क्षेत्र में जो युद्ध हुए हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी कंपनी और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भारतीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से 3 युद्ध हुए हैं, जिन्हें कि हम कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो थे ये यहाँ दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में किए गए थे, जिस कारण से ये इन्हें कर्नाटक युद्ध के रूप में देखा जाता है, जिनमें कि 3 युद्ध हुए। पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो 1746 ईस्वी से और 1748 ईस्वी तक चला। इसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से और 1754 तक, और इसी प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से और 1763 ईस्वी तक चला था। तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से कि ये युद्ध इन क्षेत्रों में हुए हैं। तो इन कारणों पर आज चर्चा करेंगे। तो तीनों युद्ध तो एक क्लास में संपन्न हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो केवल प्रथम कर्नाटक युद्ध के विषय में रहेगी। तो आइए देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस युद्ध के कारणों को समझना आवश्यक हो जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध होने के क्या कारण रहे हैं। तो इसके एक तो हम इसके युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे, युद्ध के कारण, इसका प्रभाव और इसका क्या परिणाम हुआ। इन चीजों को हम विशेष रूप से आज की क्लास में देखेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण रहा है वो यहाँ भारतीय क्षेत्रों से उसका संबंध नहीं था, बल्कि इसका जो कारण था वो यहाँ यूरोप से संबंधित था। यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका कोई पुत्र न होने के कारण वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब चूंकि जो ऑस्ट्रिया है उसकी स्थिति इस प्रकार से थी कि वो यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता था ऑस्ट्रिया। जब वहां के राजा की मृत्यु हुई थी तो वहां पर किसी न किसी रूप में इंग्लैंड भी ये चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ गद्दी पे बैठे जो कि हमारे पक्ष में कार्य करे, और इसी प्रकार से फ्रांस भी ये चाह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां की गद्दी पर बैठे जो कि उनके कहे अनुसार कार्य करे। तो इस कारण से जो है यहाँ यूरोप के क्षेत्र में 1740 में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, जो कि चला था
1748 तक। तो ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। ये जो घटना थी, ये थी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से। अब देखा जाए तो जब ऑस्ट्रिया में इस प्रकार के उत्तराधिकार का मामला चला था, और जिसमें कि ये दोनों देश इंग्लैंड और फ्रांस ये मुख्य रूप से भाग ले रहे थे कि किसको यहाँ का शासक बनाया जाए। दोनों ही अपने अपने जुगत में लगे हुए थे कि हमारा आदमी यहाँ शासन पे बैठे, या हमारा आदमी जो कि हमारे हिसाब से चले वो यहाँ शासन पे बैठे। तो जब यूरोप के क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति तैयार हो गई, तो इन्हें इस बात की भली भांति जानकारी थी कि हमारी कंपनियां जो हैं वो यहाँ भारतीय क्षेत्रों में व्यापार कर रही हैं, और एक यहाँ भारतीय क्षेत्र से अच्छा मुनाफा ये दोनों कंपनियां इस दौरान प्राप्त करने लग गई थी। सन 1646 के काल की जो बात है, यहां तक आते आते ये दोनों कंपनियां अच्छा मुनाफा जो है अपने अपने देशों के लिए यहां कमाने लगी थी। अब जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की बात चली, तो यहां भारतीय क्षेत्र में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई कि वहां यूरोप के क्षेत्र में एक युद्ध प्रारंभ हुआ है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, जिसका कि कुछ ना कुछ प्रभाव इन क्षेत्रों पे भी आवश्यक रूप से पड़ेगा। क्योंकि यहां हम देख रहे थे मद्रास और ये पौंडीचेरी जो है बिल्कुल आसपास के क्षेत्र हैं, तो कहीं ना कहीं इस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का असर इन स्थानों पर पड़ना निश्चित था। तो यहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में, यहां कर्नाटक जो क्षेत्र था, इसमें हम देख रहे हैं कि मद्रास में जो है कि अंग्रेजों की एक कोठी है, और यहां पर इनका एक किला भी स्थापित था, और उसके पास में ही यहां पौंडीचेरी में जो थे वो फ्रांसीसी बैठे हुए थे। मद्रास में जो इस समय इनका गवर्नर था अंग्रेजों का, वो था निकोलस मार्श। निकोलस मार्श यहां पे कार्यरत था, और जो पौंडीचेरी में था वो था फ्रांसिस डुप्ले। फ्रांस की तरफ से यहां पे फ्रांसिस डुप्ले था, और इस मद्रास के क्षेत्र में जो था वो मार्श निकोलस था। तो हुआ क्या कि जब 1740 से यहां उत्तराधिकार की ये स्थिति तैयार हुई थी, तो यहां पे 1746 ईस्वी में एक कमांडर को भेजा जाता है निकोलस मार्श की सहायता के लिए। इस कमांडर का नाम था, तो हम देख रहे थे कि 1746 में यहां इंग्लैंड से बर्नेट निकला, और इसने समुद्री मार्ग में मिलने वाले सारे फ्रांसीसी जितने भी इसको जहाज मिले थे, सबको ये तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो इसकी खबर जब डुप्ले को लगी, और डुप्ले को इस चीज का आभास हुआ कि अब यहाँ इस क्षेत्र में युद्ध निश्चित है, तो इसने भी सोचा कि अपने लिए कुछ सहायता मंगाई जाए, और जब युद्ध की स्थिति हो ही गई है तो क्यों ना मैं भी कहीं से कुछ सहायता प्राप्त करूं। तो देखते हैं इस प्रकार से यहां डुप्ले भी इस जुगत में लग गया कि कहीं से कुछ सहायता प्राप्त की जाए, लड़के मंगाए जाए। अब जब युद्ध की स्थिति हो गई है तो यहाँ पे कुछ सहायता अपने लिए मांगी जाए। तो डुप्ले ने क्या किया कि एक पत्र भेजा। यहां मेडागास्कर के पास इनका एक क्षेत्र था मॉरिशस, मॉरिशस के क्षेत्र से इसने अपने लिए सहायता मंगाई, और मॉरिशस के इस समय के जो गवर्नर थे, इनका नाम था बर्नेट। तो बर्नेट को एक सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा जाता है कि आप जाइए और यहां मद्रास के क्षेत्र में यहां निकोलस मार्श की सहायता कीजिए, क्योंकि इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं समझ रहा था कि यहां भी युद्ध की स्थिति तैयार हो सकती है।
तो इनके द्वारा 1746 में बर्नेट को भेजा गया निकोलस मार्स की सहायता के लिए। अब जब ये खबर यहां डुप्ले को लगी कि भाई इंग्लैंड से जो है निकोलस मार्स की सहायता के लिए बर्नेट एक नौसेना लेके आ रहा है, तो इसने डुप्ले ने प्रारंभिक काल में इसने क्या किया कि यहां से कई पत्र इसने निकोलस मार्स के लिए लिखे कि हम भारतीय क्षेत्रों में शांति चाहते हैं और फिलहाल यहाँ पे कोई युद्ध न किया जाए, बल्कि जो व्यापार करने के उद्देश्य से हम लोग आए थे तो चुपचाप यहाँ पे अपना अपना व्यापार करते रहे। इसने कई पत्र निकोलस मार्स को लिखे, लेकिन निकोलस मार्स ने इसके किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया, और जवाब न मिलने के कारण ये जो डुप्ले था इसने एक बार फिर कोशिश की और ये चला गया एक बार यहां कर्नाटक के जो उस समय के नवाब थे, कर्नाटक के जो इस समय के नवाब हैं उनका नाम था अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन के पास में ये डुप्ले जाता है और इनसे बात करता है कि आपके क्षेत्र में ये कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत ही ये मद्रास और ये पांडिचेरी का जो भाग था ये आ रहा था। तो इसने अनवरुद्दीन से ये बात की कि आपके क्षेत्र में युद्ध की स्थिति तैयार हो रही है, क्योंकि यहाँ बर्नेट निकोलस मार्स की सहायता के लिए निकल पड़ा है, तो आप कुछ इस प्रकार का एक आदेश जारी करें जिससे कि इस क्षेत्र में युद्ध न हो और शांति स्थापित रहे। तो डुप्ले की बात से ये अनवरुद्दीन सहमत होता है और ये एक आदेश जारी करता है कि हमारे क्षेत्र में, यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में आप जो है किसी भी प्रकार के युद्ध को न करें और शांति बना के रखें, क्योंकि ये जो दोनों क्षेत्र थे मद्रास और पांडिचेरी, इन पर जो है अनवरुद्दीन का ही एक प्रकार से इस पे अधिकार था, अनवरुद्दीन के ही ये दोनों क्षेत्र थे। तो अनवरुद्दीन ने जब ये आदेश जारी किया कि इस क्षेत्र में आप युद्ध न करें बल्कि शांति से रहें और जैसे आप व्यापार कर रहे थे चुपचाप वैसे ही व्यापार करते रहें, तो इस आदेश को निकोलस मार्स भी मान गया और डुप्ले तो इस आदेश को पास कराने गया ही था। तो यहां फिलहाल जो है इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई और दोनों ही ये जो कंपनियां थी ये अपने अपने कार्यों पे लग गई। लेकिन यहां हम देख रहे थे कि बर्नेट जो कि 1746 में यहां इंग्लैंड से एक नौसेना की टुकड़ी को लेकर निकल चुका था, इसने क्या किया कि इसने रास्ते में आते हुए समुद्री मार्ग से इसको जितने भी जहाज मिले फ्रांस के, इसने सारे जहाजों को लूटना प्रारंभ किया और साथ ही साथ उन जहाजों को तहस नहस इसने कर दिया। तो जब 1746 में ये बर्नेट यहां इंग्लैंड से चलकर आ रहा था या समुद्री मार्ग से, तो इसने रास्ते में फ्रांसीसी जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की और उन्हें डुबाना प्रारंभ कर दिया। तो एक प्रकार से यहां पे देखा जाए तो जब 1746 में बर्नेट ने यहाँ पे समुद्र में यहाँ ये जो भी इन फ्रांसीसियों के जहाजों पे जो इन्होंने हमले किए बर्नेट ने, तो इसके साथ ही यहाँ भारतीय क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ माना गया, जो कि 1746 ईस्वी की बात थी। तो 1746 से इस युद्ध को माना जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 में शुरू हुआ था, जबकि उत्तराधिकार का मामला हम देख रहे थे कि वो 1740 से चल रहा था। 1740 से चलते चलते 1746 की यह घटना है जब बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों को डुबाया और भारतीय क्षेत्र में इस युद्ध की शुरुआत हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध की। इसे में और आगे देखते हैं क्या हुआ। ला ब्रूडेने, मॉरिशस का जो गवर्नर था ला ब्रूडेने, ये अपनी सैन्य टुकड़ी लेके यहां डुप्ले की मदद के लिए पांडिचेरी आ जाता है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जो डुप्ले है इसकी सहायता जल्दी पहुंच गई, क्योंकि ये मॉरिशस से सीधे निकल के और डुप्ले को यहां इसने पांडिचेरी के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर ली। तो यहां से डुप्ले और ये ला ब्रूडे ने मिलकर इन दोनों ने एक हमला कर दिया यहां मद्रास के ऊपर। 1746 की ये बात है।
1746 में डुप्ले और ला ब्रूडे ने, ये जो गवर्नर था यहां मॉरिशस का, इन दोनों ने मिलकर एक हमला कर दिया मद्रास पर और मद्रास को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब यहां हम देख रहे हैं कि 1746 में ही एक तरफ से तो यहां ब्रूडे ने जो है रास्ते में फ्रांसीसियों के जहाजों को तहस नहस कर रहा है, और यहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डुप्ले और ला ब्रूडे ने मिलकर यहां मद्रास पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो 1746 ईस्वी में मद्रास पर जो कब्जा हुआ वो फ्रांसीसियों का हो गया। फ्रांसीसियों ने जब 1746 में यहां मद्रास के क्षेत्र में अपना कब्जा किया तो यहां पर एक घटना होती है कि ये जो ला ब्रूडे ने, ये मॉरिशस से जो आया था, इसने क्या किया कि इसने अंग्रेजों से यहां युद्ध का खर्चा प्राप्त किया और ये अपनी सैन्य सहायता लेके वापस चला गया ला ब्रूडे ने। और मद्रास पर पुनः इसी दौरान जब ये ला ब्रूडे ने अपनी सैन्य टुकड़ी को लेके वापस गया तो 1746 में ही तुरंत यहां मद्रास पे फिर से जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये घटनाएं जो हैं एक के बाद एक लगातार हो रही हैं। इन घटनाओं को समझना ही इस युद्ध की पृष्ठभूमि को अच्छे तरह से समझना हुआ। तो ला ब्रूडे ने जब वापस गया तो फिर से मद्रास पे जो है वो अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन यहां डुप्ले हार मानने वाला आदमी नहीं था। तो डुप्ले ने क्या किया कि इस बार डुप्ले ने सोचा कि मैं एक बार अनवरुद्दीन से फिर से जाके संधि करता हूं, और ये जाता भी है डुप्ले अनवरुद्दीन के पास और अनवरुद्दीन से एक गुप्त संधि कर देता है कि अब इस बार मैं जो है यहां मद्रास पे अपनी तोपों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहां फ्रांस की जो तोपें थी वो काफी प्रभावशाली थी। तो डुप्ले ने एक बार यहां अनवरुद्दीन से गुप्त संधि कर ली कि मैं मद्रास पर अपनी तोपें चलाने जा रहा हूं, तो इस दौरान जब मैं यहां मद्रास पे हमला करूं तो आप जो है आप कुछ ना करें, उसमें कोई हस्तक्षेप आप ना करें, और मद्रास जीतने के बाद वो मद्रास मैं आपको दे दूंगा। ये इन दोनों के बीच में गुप्त संधि हुई। यहां डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में एक प्रकार का ये समझौता हुआ कि जब मद्रास को मैं जीत जाऊंगा, डुप्ले ने ये बात कही अनवरुद्दीन से कि जब मैं मद्रास को जीत जाऊंगा तो जीतने के बाद मद्रास का जो क्षेत्र है वो मैं आपको दे दूंगा। ये बात हुई और डुप्ले ने यहां मद्रास पे हमला बोल दिया अपनी तोपों के जरिए, और फिर से जो है इस मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। अब इस बार जो आक्रमण हुआ था इसमें डुप्ले अकेला ही था, क्योंकि पहले जो सन 1746 में जब आक्रमण किया था इन्होंने तो इसके साथ में ला ब्रूडे ने था, लेकिन अब इस दूसरे वाले हमले में डुप्ले अकेले था। इसने तोपों का इस्तेमाल किया और मद्रास को एक बार फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 1747 की ये बात है। 1747 ईस्वी में इस डुप्ले ने मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। अब जो मद्रास को अपने कब्जे में लेने के बाद जो गुप्त संधि हुई थी कि अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में कि जब मद्रास जीता जाएगा तो मद्रास अनवरुद्दीन को दिया जाएगा, तो अनवरुद्दीन ने यहां से अपने पुत्र को भेजा यहां मद्रास का कब्जा लेने के लिए। इसने अपने पुत्र महफूज खान को भेजा। अब यहां स्थिति को आप समझिए, जब मद्रास पे यहां डुप्ले का कब्जा हुआ तो जो गुप्त संधि जो हुई थी अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में, इसके अनुसार मद्रास अब अनवरुद्दीन को दिया जाना है। तो अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खान को भेजा कि आप जाओ और यहां मद्रास में आपको मिलेंगे अंकल डुप्ले, उनसे ये मद्रास के क्षेत्र का कब्जा आप ले लो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
डुप्ले अपने बात से मुकर गया और यहाँ इस कर्नाटक के क्षेत्र में, यहाँ मद्रास के बीच में, मद्रास के क्षेत्र में एक युद्ध हो जाता है जिसे कि हम कहते हैं अड्डायर का युद्ध। अब ये जो अड्डायर का युद्ध है ये लड़ा गया डुप्ले और महफूज खान के बीच में, क्योंकि डुप्ले ने यहाँ मद्रास का जो कब्जा था वो महफूज खान को देने से इसने इनकार कर दिया। तो यहाँ महफूज खान और डुप्ले के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया अड्डायर का युद्ध। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह होगी कि जो अड्डायर के युद्ध की जो घटना है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही संबंधित है। कई बार प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि अड्डायर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था। तो वहां पे आप ऑप्शन देखेंगे या तो महफूज खान या अनवरुद्दीन, और इसके विपक्ष में जो खड़ा था वो था डुप्ले। तो डुप्ले और यहाँ कर्नाटक का जो नवाब था इसकी सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था। अड्डायर के युद्ध में क्या होता है कि अड्डायर के युद्ध में महफूज खान हार जाता है। अड्डायर के युद्ध में महफूज खान हार गया और जो कब्जा है वो मद्रास पर डुप्ले का ही कब्जा बना रहा। तो यहां हम देख रहे हैं कि अड्डायर के युद्ध के बाद पौंडीचेरी भी और ये मद्रास का क्षेत्र भी दोनों डुप्ले के कब्जे में है। यहां डुप्ले के पास सैनिकों की संख्या कम थी, जबकि ये महफूज खान एक बड़ी सेना लेके आया था। फिर भी डुप्ले ने जो है कि अपनी रणनीति के बल पर इस महफूज खान को पराजित कर दिया। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही संबंधित घटना है, अड्डायर का युद्ध। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो चल रहा था उसके बीच में ही एक अन्य युद्ध यहाँ पर हो गया मद्रास के क्षेत्र, इस अड्डायर के क्षेत्र में, जिसे कि सेंट थॉमे या संथामी का युद्ध भी कहा जाता है। अड्डायर के युद्ध को इसे संथामी का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में ही ये युद्ध भी हो गया। अब लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि जब पौंडीचेरी और मद्रास दोनों पर ही यहां डुप्ले का कब्जा हो चुका था, लेकिन इसी दौरान 1748 ईस्वी में यहां यूरोप के क्षेत्र में एक संधि होती है जिसे कहा गया ए ला सापल की संधि। और इस ए ला सापल की संधि के द्वारा यहां जो उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था यूरोपीय क्षेत्र में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, जिसके कारण से ये सारी घटना हुई थी, तो उस युद्ध की समाप्ति हो जाती है ए ला सापल की संधि के द्वारा, या कहीं इसका नाम आपको एक्स ला सापल भी मिलेगा। दोनों एक ही नाम है ये, एक्स ला सापल या ए ला सापल। तो इस संधि के द्वारा यहां यूरोप के क्षेत्र में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति की घोषणा हुई 1748 ईस्वी में। और इसी 1748 ईस्वी में जब यहां यूरोप के क्षेत्र में युद्ध समाप्त हुआ तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध भी 1748 में स्वतः ही समाप्त हो गया। तो इस एक्स ला सापल की संधि में कुछ शर्तें रखी गई। भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं उन शर्तों में क्या कुछ था। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यह था कि जो भारतीय क्षेत्र में जो भी एक दूसरे के क्षेत्र इन कंपनियों ने जीते हैं, जो मद्रास पर जो यहां डुप्ले का कब्जा हुआ था वो कब्जा वापस एक बार फिर से अंग्रेजों को दिया गया 1748 में जब एक्स ला सापल की संधि हुई। तो उसके परिणाम में यह हुआ कि जो क्षेत्र जो भी एक दूसरे के क्षेत्र इन्होंने जीते थे उन्हें वापस कर दिया गया। तो यहां भारत में डुप्ले ने मद्रास का क्षेत्र जीता था तो वो अंग्रेजों को वापस दिया गया, और अंग्रेजों ने भी कुछ क्षेत्र यहां भारत में नहीं बल्कि यहां अमेरिका की तरफ कुछ क्षेत्र यहां फ्रांस के जीते थे, उन्हें फ्रांस को वो क्षेत्र वापस करने पड़े। तो इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई।
लेकिन इस युद्ध के कुछ प्रभाव जिन पे की चर्चा किया जाना आवश्यक है, उन्हें देखा जाए तो क्या क्या प्रभाव और क्या क्या चीजें इस युद्ध से निकल के सामने आई, इन पर एक दृष्टि डालें। तो यहां हम देख रहे थे कि जब भारतीय क्षेत्र में युद्ध की संभावना तैयार हुई थी तो अनवरुद्दीन ने एक आदेश जारी किया था दोनों ही पक्षों के लिए कि आप युद्ध न करें बल्कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखें। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय राजाओं के आदेशों का उल्लंघन किया जा सकता है। क्योंकि युद्ध की जब स्थिति तैयार हुई थी तो अनवरुद्दीन ने एक आदेश जारी किया था, लेकिन उस आदेश जारी होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में युद्ध हुआ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजाओं के आदेशों का उल्लंघन किया जा सकता है। एक चीज तो ये स्पष्ट हुई इससे। एक इस चीज से इस युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में जो अडायर का युद्ध मैंने आपको बताया था, उस युद्ध से एक चीज ये स्पष्ट हुई कि भारतीय राजाओं की सेना, भले ही इनकी सेना संख्या बल में अधिक थी, लेकिन ये जो सेना थी ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये प्रशिक्षित सेना नहीं थी। प्रशिक्षण की इसमें कमी थी, संख्या बल में ये अधिक थे। लेकिन हम देख रहे थे कि अडायर के युद्ध में डुप्ले के द्वारा कम सैनिकों के साथ भी महफूज खान को पराजित किया गया। इससे एक बात स्पष्ट हुई कि भारतीय राजाओं की जो सेना है वो संख्या बल में अधिक है, लेकिन वो इतनी प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित नहीं है जितने की इन विदेशियों की सेनाएं थी। भारतीय राजाओं की सेना, यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित नहीं थी। तो ये कुछ चीजें इससे निकलकर सामने आई थी। और चीजों को देखें, इस युद्ध के बाद इन दोनों ने ही, भारतीय जो सैनिक थे उन्हें अपनी अपनी सेनाओं में रखना प्रारंभ किया। भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में रखा। और आगे हम देखेंगे कि इन भारतीय सैनिकों को इन्होंने भारतीय राजाओं के या भारतीय अन्य सेनाओं के खिलाफ ही इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये कुछ चीजें थी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध से निकल के आई कि भारतीय राजाओं के आदेशों में इतना प्रभाव नहीं है कि उनका शब्द से पालन किया जाए, बल्कि उनके आदेशों का आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है। एक चीज ये स्पष्ट हुई। और एक आध चीजें जो अन्य स्पष्ट हुई थी कि भारतीय जो सैनिक हैं इतने अत्यधिक प्रशिक्षित नहीं हैं और ना ही उनके पास आधुनिक हथियार हैं। ये कुछ चीजें जो है अंग्रेजों को और इन फ्रांसीसियों को क्लियर हो गई थी। तो इस प्रकार से ये प्रथम कर्नाटक युद्ध चला, जो कि 1746 से और 1748 तक चला था भारतीय क्षेत्र में, और एक्स ला सापल की संधि के द्वारा इसके समाप्ति की घोषणा हुई थी। तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके कुछ ही समय बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहाँ इस क्षेत्र में प्रारंभ होता है, उसके कारण, प्रभाव और उसकी क्या परिणाम रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।